हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे आईआईटी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली आखिर तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा और अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, कोई लल्लू फल्लू गेम नहीं है। ठीक है, यहाँ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अटका सकते हैं कहीं पर भी, और कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए, तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करके ही इस लेक्चर को देखना है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, यानी कि हेबर प्रोसेस हमें गिवन है। इसका डेल्टा एच गिवन है हमें कि माइनस का 92.38, राइट। यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, हेबर प्रोसेस का एक करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें यहाँ पे डेल्टा एच क्या गिवन है, माइनस का 92.38 किलो जूल में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा यू कितना होगा रिएक्शन का, डेल्टा यू पूछा जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन काम आती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों को काफी जगह यूज करने को मिलेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से घोट लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, डेल्टा यू, डेल्टा जी कितना है, सॉरी डेल्टा एच कितना है यहाँ पे 92.38। ठीक है, माइनस का ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल कितने, 4 हैं। 2 - 4 कितना हो गया, -2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। और आर और टी कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू यहाँ पे 8.314। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेम्परेचर से, यानी 298 केल्विन। ठीक है, एक और चीज समझना कि ये चीज जूल में है और ये चीज किलो जूल में है। यहाँ पे 1000 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 92.38 प्लस 2 × 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 92 से तो क्या हो जाएगा, कम रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, 92.38 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो कितना कम रहेगा ये चलो चेक करते हैं कि यहाँ पे दो आंसर है हमारे पास, इन दोनों में से कोई आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं लगभग क्या मान लेता हूँ, 300 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 300 से ये चला जाएगा, और फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 16.6। ठीक है, 16.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो गया, आई थिंक ये चला जाएगा हमारे पास, ये गया लगभग 48। तो 48 का कितना गया, 4.8। ठीक है, तो प्लस का 4.8, तो यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का 87.6 के लगभग चली जाएगी। ठीक है, किलो जूल में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो पे आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, आप वैल्यूज डालिए और करेक्शंस, मतलब मिस्टेक्स मत कीजिए, करेक्शंस अपनी मेंटेन रखिए। ठीक है, जैसे कोई गलती कर दी तो दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इथाइलिन गिवन है, राइट। तो इथाइलिन जब फॉर्म है इस तरीके से, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, हमारे पास C3H3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में पूछा गया है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यानी कि डेल्टा एच पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोन हेबर साइकिल के बारे में जान लेते हैं कि कोई भी चीज कब बनती है, पहले सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे, फिर दोबारा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सी एच के बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे दो इधर हैं दो इधर हैं, तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड है, और यहाँ पे एक क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है पहली चीज तो यहाँ पे बात करें फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे 6 CH बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, राइट।
तो जो एनर्जी हम लोग बॉन्ड तोड़ने के लिए देते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए होता है वो नेगेटिव रहती है। ये सब नेगेटिव है और ये सब पॉजिटिव है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है हम लोग को, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से सारी रिएक्शंस आपस में इस तरीके से जाने वाली है। और ये डेल्टा एच हमारा रहने वाला है। तो डेल्टा एच ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, बात तो क्या पढ़ने वाली है, सेम पढ़ने वाली है। चलिए देखते हैं। तो मैंने 4 बॉन्ड तोड़े कार्बन के, कार्बन हाइड्रोजन के। तो कार्बन हाइड्रोजन की एंथैल्पी कितनी है बॉन्ड तोड़ने के लिए, 99। तो यानी कि 4 इंटू 99 लिख देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। फिर मैंने एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा, ये रहा। उसके लिए कितनी है, 147। 147, ठीक है। फिर मैंने एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ा है। तो उसके लिए कितनी चाहिए, हमारे पास 104। अच्छा, सभी की यूनिट सेम है, याद रखना। ठीक है, ये सब पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव वाले की बारी है। नेगेटिव कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने क्या किया है, फॉर्म किया है। तो फॉर्म किया है तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, -83। अब कार्बन सी एच बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 4 है, नहीं 6 है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 टाइम्स ऑफ 99। ठीक है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा। ओके, यहाँ से कितना बचेगा, 1 1 5 251 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 18 19 98 83। तो 1 1, ठीक है, 18 1 281। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 281। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, तो इसका जो डेल्टा एच आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 किलो कैलोरी। ठीक है, डेल्टा एच का इसका नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें यहाँ पे कंबशन रिएक्शन गिवन है, उसका डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू पूछी जा रही है। काफी इजी क्वेश्चन है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी होता है, राइट। जिस पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में भी देखा था, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे कितने केसेस मोल है, 3। और यहाँ पे कितने, 6 मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 - 6 के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल होते हैं, राइट। आर इंटू टी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 RT। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 मोल ऑफ द जिंक डस्ट, 1 मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर, डेल्टा यू एंड हमारे पास डब्ल्यू का क्या रिलेशन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या काम करता है। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, किस काम के लिए यूज करते हैं, हीट ऑफ कंबशन फाइंड करने के लिए, राइट। हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करने के लिए जनरली, या मैं पूछता कॉमनली यूज करते हैं, राइट। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये सील्ड पैक कंटेनर के अंदर कराई जाती है रिएक्शन। ठीक है, कि हमारे पास कोई कंटेनर है तो ये सील्ड पैक रहता है, मतलब ये ना ही एक्सपांड होगा, ठीक है, ना ही एक्सपांड होगा, ना ही कंप्रेस होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो पहली चीज, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका, तो वर्क कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो वर्क 0 इन दोनों के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग हीट की। ठीक है, कंबशन क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जिंक डस्ट जब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी एक तरीके की क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। तो हमारे पास यू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा यू और डेल्टा क्यू, हीट में क्या चेंज आया होगा, हीट निकली होगी, राइट। हीट जब निकली होती है तो एक्सोथर्मिक रहती है, यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो डेल्टा यू कितना हो गया, नेगेटिव रह गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि ये तक क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की तो बाहर निकल रही होगी सिस्टम के। तो जब सिस्टम के अंदर आ रही होती है तो पॉजिटिव लेते हैं, सिस्टम पे वर्क डन होता है तो पॉजिटिव लिया जाता है वर्क डन। अगर बाहर निकल रही होती हीट तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको,
यहाँ पे हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस गिवन है और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन का। तो डेल्टा एच हमें कितना गिवन है, 30 किलो जूल, ठीक है। यूनिट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगी रोल, ठीक है। और डेल्टा एस कितना है यहाँ पे, हमें 105 जूल पर केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि डेल्टा एस कितना होता है, डेल्टा एच बाई टी होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, 30 × 10⁻³ डिवाइड बाई 105, ठीक है। कि ये क्या है, किलो जूल में है, ये किस में, जूल में, तो इसलिए 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जूल में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं 300 × 10⁻³ लिख देता हूँ यहाँ, 10⁻² आ जाएगा अपॉन 105। तो ये इससे लगभग कितने टाइम जाना चाहिए, 5 से काट के देखते हैं। तो 60/21 × 10⁻²। तो ये इससे लगभग, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 63 कर देता हूँ, 63 - 3/21, ठीक है, इंटू 10⁻²। तो इससे कितना चला गया है, 300 - 3/21 इंटू 100, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 7 टाइम जाएगा इससे, ठीक है। तो 300, ठीक है, -100/7। तो 7 से कितने टाइम चला गया, 7 × 7, ठीक है, 2 इधर गया, 3 सॉरी, तो यहाँ पे 14। तो आई थिंक ये चला गया 300 - 14, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 285 के लगभग चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। होप आप लोगों को समझ में आएगा कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना होता है इजीली, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि इंथैल्पी ऑफ अ कंप्रेशन पूछी जा रही है, ठीक है। और हमें बेसिकली एक रिएक्शन गिवन है, उसकी कुछ इंथैल्पीज गिवन है, ठीक है। बॉन्ड इन इंथैल्पी गिवन है, मतलब उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो दोनों सेम ही रहती है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो बात करते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन की, ठीक है। तो CH4 का कंबशन कराया जा रहा है, ठीक है, मीथेन का। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। पहले तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि ये क्या होगा, अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव जाएगा और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 CH बॉन्ड तोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O का बॉन्ड तोड़ा है हम लोगों ने, यहाँ पे 2 CO बॉन्ड तोड़े हैं, सॉरी बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 4 OH बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 CH बॉन्ड तोड़े हैं, ठीक है, ब्रेकिंग के, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 414, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा है तो कितना आ जाएगा, 395। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना जाएगा, 2 CO बॉन्ड बनाए हैं, तो 741 × 2 माइनस 4 OH बॉन्ड भी फॉर्म हुए हैं, तो 4 OH कितना आ जाएगा, 464, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन रहने वाली है। उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच जो कंबशन रिएक्शन हो रही है उसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, हमें A to B जाने पे स्टेट पे, वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है, 40 kJ/mol। इफ द सिस्टम गोज A to B इज रिवर्सिबल पाथ, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए पे आ जा रहा है दोबारा बाय द इरिवर्सिबल पाथ। क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज, बोला जा रहा है कि इंथैल्पी का चेंज कितना होगा। तो ये एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ पे चला था वहीं पे आ गया घूम के, ठीक है। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा इस रिएक्शन का, इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके क्या है, साइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। साइक्लिक रिएक्शन है, या बोल दो कि यू क्या एक तरह का स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा यू कितना होता है, UF - UI। तो कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है।
तो इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, -40 होगा, और जो ओवरऑल नेट चेंज आएगा इंथैल्पी का, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गिवन है, ठीक है, एंड N2O4 गिवन है, 8 किलो कैलोरी एंड द 2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। पूछा है कि हीट ऑफ डाइमराइजेशन ऑफ NO2 कितना होगा। तो NO2 2 मोल्स कंबाइन करते हैं तो डाइमराइज होंगे, ठीक है, N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो दोनों गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमें गिवन है दोनों का। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कितना है, 2 इंटू, ठीक है, कैलोरी में गिवन है, राइट। तो इसका कितना है, 8 है, ठीक है। इसको फॉर्म करने के लिए 8 मतलब 16 कैलोरीज लग रही है ओवरऑल, और N2O4 को फॉर्मेशन के लिए कितनी कैलोरीज लग रही है, 2 इंटू 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 2 कैलोरी लग रही है। तो जब मैं, ठीक है, इसको फॉर्म करने के लिए इतनी लग रही है, इसको फॉर्म करने के लिए इतनी लग रही है, बनाने के लिए, ठीक है, तो दोनों के लिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इधर से, ठीक है, और मुझे ये फाइंड करना है। तो मुझे क्या पता है कि ओवरऑल जो रिएक्शन होती है उसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस है ये तरीके की, तो उसके अंदर एंथैल्पी का चेंज कितना आना चाहिए, ओवरऑल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिएक्शन को चालू करता हूँ, घूम फिर के यहीं पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ और मेरा एंड पॉइंट ये है। तो मैं यहाँ से जब चालू करूंगा, तो यहाँ से जब मैं यहाँ गया, ठीक है, तो ये कितना है, 16 प्लस का x, और जब मैं नीचे आ रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव, नीचे आऊंगा तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव, -2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का, आई थिंक ये आ जाएगा -14, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, -14। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना कि आप लोगों को बस एनर्जी कंजर्वेशन लगानी होती है किसी भी साइकिल के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन है तो मतलब अंदर की तरफ फॉर्म होगा, ठीक है, और 2 मोल है तो 2 मोल के लिए फॉर्मेशन के लिए लगा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारे पास, एक ही मोल था, और दोनों की वैल्यू कितनी है, मतलब एक ही मोल गिवन है और उसकी 2 कैलोरी गिवन थी, 2 लिख दिया, ठीक है, अंदर की तरफ। तो जब हम लोग किसी रिएक्शन को जब अंदर की तरफ लिख रहे हैं और उसके अपोजिट तरफ जा रहे होते, तो उसको नेगेटिव की तरह लिखते हैं, जैसे कि हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं ना, किसके अंदर लगाते हैं, फिजिक्स के अंदर। सिमिलर तरीका यहाँ भी आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये भी रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपांशन of 1 mole of the ideal gas from 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin। तो PdV का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, बेसिकली वर्क डन होता है, राइट, माइनस का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, प्रेशर ही वेरिएशन कर रहा है, ठीक है, प्रेशर क्या है, वेरी कर रहा है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हुई, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, हमारे पास वेरी कर रहा है, और आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि इसका जब इंटीग्रेशन करते थे कितना था, NRT ln V2/V1 आता था, राइट, ठीक है। और पीवी इक्वल्स टू क्या था, कांस्टेंट होता है किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो V2/V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -NRT ln P1/P2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि P1 V1 कितना होता है, P2V2 होता है। तो यहाँ पे P1/P2 कितना हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वहां से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का, मोल कितने हैं, 1 मोल गिवन है, आर आर कितना है, यहाँ पे कैलोरी में 2 लेते हैं, ठीक है, 2 कैलोरी, ठीक है। आर की वैल्यू 2 होती है जब हम लोग कैलोरी में लेते हैं। टेम्परेचर हमें 300 केल्विन गिवन है, इनटू एलन, ठीक है, P1/P2 यानी कि एलन 10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का 600 इंटू एलन 10 की वैल्यू कितनी होती है, 2.314, ठीक है।
तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप लोगों के 12 से तो ऊपर आएगा, यानी कि और 1200 से ऊपर जाएगा, ठीक है। कैलोरी के अंदर 1200 से ऊपर जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके एक बार। 600 इंटू 2314, यहाँ पे डॉट है, तो ये कितना आ जाएगा 24 का 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 13884। और यहाँ पे 2 जीरो और है और यहाँ पे ही आ गया, तो इतना कैलोरी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसमें ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमारे पास कैलोरीज में दो ये आंसर है, ये तो कट गया और ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 13 माइनस का 88.4 किलो, सॉरी कैलोरी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हैंडल करना था क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज पता है, थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि हाइड्रोजनेशन कराया हम लोगों ने साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लोहेक्सीन क्या है, इस तरीके से दिखती है, राइट। जब इसका हाइड्रोजनेशन कराया है हम लोगों ने, तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो यानी कि इसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, इसका डेल्टा एच हमें गिवन है माइनस का 119.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये गिवन है। बात करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी में बेंजीन की भी गिवन है, ठीक है। यानी कि साइक्लोहेक्सेन से जब बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जब रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे डेल्टा एच, वो कितनी गिवन है, हमें गिवन है माइनस का 150.4, ठीक है, किलो जूल पर मोल, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस नहीं था, ये किसका मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, राइट। ये इसका क्या है, ओरिजिनल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मतलब बेसिकली रेजोनेंस हो रहा है पूरा, ठीक है। तो जब ये बन जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में। वो एनर्जी हमें यहाँ पे गिवन है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी, ये इंथैल्पी पूछी ऑफ बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन है हमारे पास, जब इसका मैंने हाइड्रोजनेशन कराया तो क्या बनेगा, 3 मोल हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तब जाके साइक्लोहेक्सेन बनेगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे इसको रेजोनेटिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन जब इधर जा रही थी तो कितना था, 150.4 एनर्जी रिलीज कर रहा था। मुझे उल्टा लेके चलना है, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी पहली चीज। तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 154.4 किलो जूल पर मोल दे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। मुझे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इतनी एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 इंटू 119.5, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ती थी, 119.5 देनी पड़ती, तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ माइनस भी आएगा, राइट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा एच की, तो 150.4, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस का 119.5। तो ओवरऑल आंसर इसका आ जाएगा माइनस का 208.1, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिस फॉलोइंग रिएक्शन हमें गिवन है 57.1 किलो जूल, ठीक है। बात करते हैं पहले इसमें पूछिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में ऑप्शन है ये, ठीक है, जिसमें हमें गिवन है कि 0.25 ऑफ H2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द 0.5 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, H2SO4 की रिएक्शन कराई जा रही है NaOH के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास,
Na2SO4 बनेगा एंड हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होगा, राइट। बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे ये इसको आयोनाइज करेगा तो कितने किसमें आयोनाइज होगा, 2H प्लस में आयोनाइज होगा, प्लस SO4 2 माइनस में जाएगा, ये भी आयोनाइज होगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। बेसिकली इसके लिए जो आयनाइजेशन है वो ऑलरेडी आयनाइज्ड है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन के लिए लगती है एनर्जी, ठीक है। तो जो इसकी तो हमें गिवन 57.1 किलो जूल, ठीक है। और हमें क्या पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग सोल्ट होता है, उनका जो आयनाइजेशन होता है, उसका जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसका क्या लगता है, जीरो एनर्जी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वाटर के लिए एनर्जी लगने वाली थी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एच माइनस कितने हैं हमारे पास, ओ एच माइनस कहाँ से आ रहा है, एनओएच से आ रहा है, तो कितने 0.5 है, ठीक है। और यहाँ से एच प्लस कितने निकले, 0.25 इंटू टू, क्योंकि 2 टाइम्स है, राइट। 2 इंटू 0.25 तो कितना आ गया, 0.5, ठीक है। तो 0.5 ये है, 0.5 ये है, तो कितने हो गए हमारे पास, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर बना होगा, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, क्योंकि किलो जूल पर मोल था ये, ठीक है। पर मोल 57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, तो हाफ मोल करेगा, मतलब हाफ मोल कितनी करेगा, इसका आधा करेगा, राइट। तो हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन की वो कितनी हो जाएगी, 57.1 इंटू हाफ, यानी कि 28.5 के लगभग एनर्जी रिलीज हो रही होगी इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग सोल्ट होता है, ठीक है, उनकी जो आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो जीरो होती है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। 0.25 moles of the CH3COOH is used in with 0.25 moles of NaOH, ठीक है। तो CH3COOH है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, COO माइनस Na प्लस और यहाँ से H2O, ठीक है। तो इसके लिए जो इसको आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है वो कितनी देनी पड़ रही है, ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है 0.25, ठीक है। मतलब जब ये इसमें आयनाइज हो जा रहा है, ठीक है, और इसका न्यूट्रलाइजेशन हमें जीरो गिवन है, ठीक है। जब हमें कुछ भी डाटा नहीं गिवन है तो हमें जीरो मानना होता है, ठीक है। इसका भी आयोनाइजेशन जीरो गिवन है, इसके अंदर आयोनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसको आयोनाइज किया मैंने, मतलब इसको तोड़ने के लिए मैंने कुछ एनर्जी दी, कितनी, 0.25, ठीक है। तो इसका जो एरो है ऊपर की डायरेक्शन में होगा, नीचे की नहीं, ठीक है, कि मैंने दी है एनर्जी, ठीक है। तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से OH माइनस कितने हैं हमारे पास, 0.25 पे, राइट। तो यानी कि 1/4 ऑफ 57.1, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1, और यहाँ से आ जाएगा 4.2, ठीक है। बट इतनी जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, ठीक है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या होगा, एब्सॉर्ब हो गया किसके अंदर, इसके आयोनाइजेशन के अंदर। तो अब एनर्जी कितनी बची होगी, 14.2 रिलीज हो रही थी, ठीक है, माइनस इतनी यूटिलाइज हो गई 0.25, तो किलो जूल में था, ठीक है, क्या किसमें है, किलो जूल के अंदर ही है। हमें इतनी जूल एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये जूल में माइनस 0.25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 14200 माइनस का 0.25, तो आई थिंक ये चला जाएगा, ठीक है, 199.75। होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 14.199 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें गिवन है
कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस का साइन गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है कुड बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्या वो उल्टी जाएगी, कब जाएगी, जब वो हाई टेम्परेचर हम लोग कर दे उसका, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि डेल्टा जी क्या है हमारे पास, डेल्टा जी इसका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे डेल्टा एच क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। पहले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और डेल्टा एस भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, यानी मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज तो कांस्टेंट है, ठीक है। देखो टेम्परेचर के साथ देखो क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एक चीज याद रखना, डेल्टा इज चेंजिंग विद द टेम्परेचर। ये कौन बोलता है, ये बोलता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा एच फाइनल इक्वल्स टू डेल्टा एच इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक डेल्टा सीपी डेल्टा टी एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे दो आता है, ठीक है, दो बार आता है डेल्टा, डेल्टा सीपी भी आएगा, डेल्टा टी भी आएगा, ठीक है। तो ये उसका रहता है सीन, ठीक है। आप लोग उसको एक बार विजिट करना, आप लोग पता चल जाएगा कि किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इस पर एक बार एडवांस में क्वेश्चन भी आया था, तो 2023 के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। बात करते हैं पहले पार्ट की, तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा एक चीज, तो कि डेल्टा एच क्या हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो डेल्टा जी क्या होगा, और नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है हमारे पास, तो माइनस के साथ लगा हुआ है, तो क्या होगा, डेल्टा जी और नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गया। बात करते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू, ये तो नेगेटिव है और ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और टी इसके साथ लगा हुआ है, आगे नेगेटिव है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और भी ज्यादा नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के अंदर। बात करते थर्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू, ये चीज नेगेटिव है आगे वाली, ठीक है, कांस्टेंट मान रहे थे हम लोग उसको, ठीक है। माइनस, माइनस का डेल्टा एस है, तो क्या हो जाएगा इस बार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का टी। अब अगर आप बढ़ा रहे हो तो अब ये जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने लग जाएगा, यानी कि कम नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये थर्ड वाला है वो डेल्टा जी अगर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, कम नेगेटिव आ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड ओनली, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है थर्ड वाली, वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास किसका है, एंट्रोपी का है, राइट। तो पूछा है साइन ऑफ एंट्रोपी क्या होगा फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है, बेंजीन से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ जा रही है, क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि वो उसकी रेंडमनेस बढ़ जाएगी, राइट। जैसे कि हमें क्या पता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाने में क्या होती है, रेंडमनेस बढ़ती है, ठीक है। और नंबर ऑफ मान लीजिए गैसियस मोल पहले रिएक्टेंट में कम थे, अब गैसियस मोल ज्यादा हुए, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड में, तो भी क्या बोलेंगे, रेंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेंडमनेस बढ़ रही है, और यहाँ पे रेंडमनेस कितनी है, यहाँ पे 3 गैसियस मोल है, यहाँ पे 2 ही रह गए गैसियस मोल, यानी रेंडमनेस में कम हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एस का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे डेल्टा एस का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव एंड टू बी पॉजिटिव तो गलत है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विशेष फेज में, राइट, तीनों के तीनों, तब इसका आंसर भी क्या हो जाता, ए भी हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे डेल्टा जी गिवन है, ठीक है, ऑफ दिस रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ द के इक्विलिब्रियम ऑफ दिस
एट दैट टेम्परेचर 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 273 तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 500 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा जी गिवन है और हमें क्या पूछा जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो हमें क्या पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है डेल्टा जी की, आई थिंक आर टी एल एन के होता है, राइट। तो डेल्टा जी कितना हो गया माइनस का, देखो एल एन को हम लोग लोग बेस में 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना बाहर निकालते हैं, 2.303, ठीक है। 2. हाँ 303, ठीक है। इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कैलोरी में लेनी है तो 2 आ जाएगी, राइट। इंटू टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन, इंटू लोग बेस 10, ये हमें निकालना है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4.606। तो आई थिंक ये वाली चीज और ये वाली चीज जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कितना देगा, 4.606 इंटू 500 इंटू लॉग बेस 10 के। तो ये चीज इससे गई, तो 1/500, ठीक है। देखो यहाँ पे किलो कैलोरी में था, जबकि ये चीज कैलोरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा ऊपर की तरफ, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 भी आएगा, तो यहाँ पे log बेस 10 और यहाँ पे के, ठीक है। तो आई थिंक इससे 2 टाइम चला जाएगा, तो 10 की पावर 2 इक्वल्स टू के, यहाँ से 100 निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट का ख्याल रखना है यहाँ पे, जैसे किलो कैलोरी गिवन था, ठीक है। तो और आप लोगों को आर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 2 कैलोरी भी होती है, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आपको लीटर एटीएम में पता होना चाहिए 0.082, ठीक है। और 0.8314 किसके अंदर, जूल पर केल्विन के अंदर, ठीक है। वो सब आपको बातें याद होनी चाहिए अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है एक सिंपल सा, कि पूछा जा रहा है कि स्पॉन्टेनिटी मतलब जो एंट्रोपी होती है, राइट, उसका स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि डेल्टा एस जो टोटल होता है, ठीक है, एंट्रोपी, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डेल्टा एस एंट्रोपी मतलब टोटल जो होती है, वो डेल्टा एस यूनिवर्स भी कहलाती है, ठीक है। यूनिवर्स की ओवरऑल एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, प्लस डेल्टा एस सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसका सम होता है ये। तो ये ओवरऑल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सिर्फ ओनली या ओनली लिखा है तो ये चीज गलत हो जाएगी, और ये तो माइनस का साइन तो बेकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास क्या है, सिर्फ ओनली करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, 2007 एंड 2004 का। तो यहाँ पे हमसे डेल्टा जी डेल्टा एस का पैरामीटर पूछा है पहले वाले में, और यहाँ पे दूसरे वाले में हमसे पूछा गया है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है, लिक्विड का 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम 1 atm पे ही निकालते हैं, राइट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की, यहाँ पे पैरामीटर्स कौन सा करेक्ट होगा थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। पहली चीज तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में गया, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ रही होगी, राइट, एंट्रोपी तो बढ़ रही है। सेकेंड थिंग कि ये जो रिएक्शन है डेल्टा जी, आई थिंक ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन एक नेक्स्ट में जो हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक डेल्टा जी पूछा था इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 30 किलो जूल, ठीक है। वेपराइजेशन की एंथैल्पी दे रखी है हमें 30 किलो जूल, और एंट्रोपी भी गिवन है हमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो एस में मान लेता हूँ एंट्रोपी चेंज, ठीक है। और उसका वेपराइजेशन भी हमें गिवन है, डेल्टा एच वेपराइजेशन और अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इंथैल्पी कितनी है हमारे पास, एंट्रोपी सॉरी 5 है जूल में, ठीक है। और वेपराइजेशन कितना, 30 किलो जूल, तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाई टी। तो टेम्परेचर कितना आ गया है, 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन, और यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, 6000 कैलविन, ठीक है, टेम्परेचर। तो आई थिंक इसमें से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, हम्म, तो यहाँ पे आई थिंक जीरो एक और आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आइडियल किसको अलाउ किया जाता है रिवर्सिबली यानी रिवर्सिबली एक्सटेंड होने के लिए, ठीक है, एक्सपांड होने के लिए इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो टी इनिशियल, टी फाइनल, टी आई, टी एफ गिवन है हम लोगों को। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी ये है कि एकदम ही वो आइसोलेट है पूरे, मतलब सराउंडिंग से, ठीक है। अगर वो चीज आइसोलेट है, इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकती, कोई भी हीट नहीं ले सकती या कोई भी मास नहीं ले सकती, राइट। तो कोई भी चीज अगर हीट नहीं ले रही है तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस कि इसमें क्या होता है, क्यू जीरो रहता है। तो एक और चीज समझते हैं कि हमें टेम्परेचर के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर से जानने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है, कि टेम्परेचर तक हम पहुंचेंगे कैसे। पहली चीज तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो पी एक्सटर्नल रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और हमारे पास जो पी गैस होता है इनसाइड जो भरी रहती है कंटेनर के, वो वेरी करती है, ठीक है। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है, जो पी गैस होता है वो पी एक्सटर्नल के हर बार इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है, हर बार दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा होगा वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है, बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो चीज है इन दोनों का अगर आप लोग वर्क डन निकालते हो ना, तो वर्क डन से हम लोग टेम्परेचर पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे आते चले देखते हैं। हम लोग एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल की जो ग्राफ्स होते हैं ना, उस चीज से ये चीज निकालने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि अगर मैं रिवर्सिबली एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब एक्सपांड कर रहा हूँ किसी गैस को, ठीक है, टी इनिशियल से टी फाइनल तक, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, रिवर्सिबल का ग्राफ है। अगर मैं इरिवर्सिबल तरीके से जाता हूँ तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कहीं पे, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास इरिवर्सिबल तरीका है। तो आप लोगों को एक चीज पता है क्या, कि आइसोथर्म्स ऐसे नजर आते हैं। तो मैं बोल देता हूँ ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। जहां पे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4 होगा, कि आइसोथर्म का यही होता है सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टी फाइनल है हमारे पास इरिवर्सिबल का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनली ज्यादा हो जाएगा, टी फाइनल ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन से डील किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कुछ ऐसी थिंग्स जो जहां से मतलब रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है, जो डेल्टा यू होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। इंटरनल एनर्जी किसका सम रहेगी, हमारे पास जो हीट और उस पे हम लोग वर्क डन करने वाले हैं वो। तो उसका जो साइन कन्वेंशन होता है, अगर अंदर जा रहे हैं दोनों के दोनों तो पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, राइट। हीट कैपेसिटी हमारे पास तीन तरह की है। टोटल हीट कैपेसिटी क्या है, सीटी से रिप्रेजेंट की जाती है, डीक्यू बाई डी टी। जबकि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी,
सीएम से रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि dq बाय 1/dt रहती है, राइट, एन डी टी रहती है नीचे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? dq/mdt। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं मेयर रिलेशन की। सीपी माइनस सीवी क्या होता है? एनआर होता है। अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लेते हो तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। बात करते हैं सीपी बाय सीवी का जो रेशियो होता है वो गामा होता है, यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट के इक्वल रहता है। यहीं से अगर हम लोग यूज करें इन दोनों को, इन दोनों रिलेशन को, मेयर रिलेशन एंड सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू गामा, तो यहाँ से हमें काफी अच्छे अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। सीपी इक्वल्स टू क्या होता है? गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। आप बस इसमें सीपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज उसको इसमें डाल दो, ठीक है, ऊपर वाले में। और सीवी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि सीपी बाई सीवी का रेशियो कितना आता है? गामा आता है। ठीक है, यहाँ से और भी रिलेशंस निकलते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार निकलते हैं। चलिए देखते हैं उसको। जो पी होता है हमारे पास वो होता है F/2 + 1 आर। ठीक है, वो जो यहाँ से सीवी निकल के आता है वो आता है F/2 आर। बात करते हैं कि ये चीज आई कहाँ से। देखिए, एक चीज समझना, हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी क्या होता है? डी यू होता है, राइट। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन होता है, वो क्या होता है? जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होती है? हाफ F/2 के टी होती है, राइट। या फिर मैं 1 मोल के लिए बात करूँ तो उसकी जगह क्या आ जाता है? हाफ के टी। यानी के टी जो आ रहा है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? आर टी में कन्वर्ट हो जाता था 1 मोल के लिए, राइट। तो ये हमारे पास रहता था। तो आप लोग क्या करें, हमें सीवी निकालना है, ठीक है। बस आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। जिससे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dt dt कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा? F/2 R बचेगा। और n की जगह क्या रख देना? 1 रख देना। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो du की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 FR dt। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास? 1 × CV dt के इक्वल है। dt से dt की जाएगा तो यहाँ से CV की वैल्यू कितनी आ गई? F/2 R। होप यू आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो, ये वाली चीज आ जाएगी उससे, ठीक है। और फिर इस चीज को रख देना कहाँ पे? इसके अंदर, मेयर रिलेशन के अंदर, सीवी की वैल्यू। तो आप लोग जैसे सीवी की वैल्यू रखोगे उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? इसमें एक प्लस का आर आ जाएगा, राइट। जैसे आप इसमें प्लस का आर रखोगे तो आर आप लोगों ने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा? F/2 R तो किसका था? सीवी का था। और एक आर कहाँ से आया? मेयर रिलेशन का आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F/2 + 1 R हो जाएगा। वो भी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कैसे मैंने ये सब रिलेशन डिराइव किए हैं। बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का, वो क्या होता है? माइनस का इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। और फिर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है डेल यू, मतलब डेल यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेल्टा एच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला जब हम लोग, बेसिकली वर्क डन क्या होता है? माइनस का डेल्टा एन जी आर टी होता है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ पी वी का डिफरेंशिएशन होता है, डेल्टा पी वी होता है। तो उसको हम लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। और किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोगों ने देखा है काफी सारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला भी लगाया है। और हमारे पास एक और चीज होती है, अगर हमें कोई सॉलिड या लिक्विड दे दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1 लगाना होता है, क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है डेल्टा पीवी। तो यहाँ पे P2V2 आएगा पहले में, फिर दूसरे में P1V1 आएगा। फिर हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, कि जिसका मतलब क्या है कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की तो वो क्या होता है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाती है, ठीक है। तो अगर एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस फिजिबल है। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो यहाँ पे एस टोटल या एस यूनिवर्स की बात करूं मैं, तो वो क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगी? जब एस टोटल हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एस यूनिवर्स हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का वो क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। और जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन आर एल एन के। एल एन के को हम लोग अगर लोग की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, एल एन
मैं एलन को अगर log की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 2.303 से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा log बेस 10 के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज पता होगी पहले से ही। और डेल्टा जी की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कितनी होती है, 0 रहती है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा जितना भी फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट मैंने इस पेज पे लिख दिए हैं, ठीक है। आप इनसे गो थ्रू कीजिए, इन पे क्वेश्चंस कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाहर मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं है आपको याद करने की जरूरत है। और अगर आपको याद करना है तो इसी में इसी का डेरिवेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए जितने भी वर्क डन है आप इससे डिराइव कर सकते हो इजीली, ठीक है। वो जितने भी डेल्टा एस होते हैं हमारे पास, मतलब स्पॉन्टेनिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी आप लोग डिराइव कर सकते हो। जैसे कि ऐसे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम क्या होता है हमारे पास, क्यू रिवर्सिबल हीट अपॉन dt का क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होता है, राइट। तो क्यू रिवर्सिबल बाय टी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम मिल जाएगा सभी प्रोसेस का, ठीक है। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग पहले रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हमारे पास कोई इक्वेशन है, ए बी बी गिव्स सी सी एंड डी डी, राइट। ए बी सी डी यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम आप डिफाइन करोगे, क्या होता है के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, के फॉरवर्ड होता है, ये हमारे पास के बैकवर्ड होता है। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केपी की वैल्यू निकल के आती है वो कितना होता है, सभी के प्रेशर्स, अगर वो सॉलिड है तो उसका प्रेशर नहीं होगा, राइट। उसको कंसीडर नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ यहाँ पे गैसियस प्रेशर को ही कंसीडर करना है। पीसी पीडी पीए पीबी की बने और उसके स्टोइकोमेट्री उसके पावर में चली जाती है, राइट। केसी में कंसंट्रेशन ली जाती है। और आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, केबी बाई केसी का रेशियो क्या होता है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, राइट। देखो डेल्टा एन जी हम लोग कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, एक और चीज है कि जैसे कि मैं पढ़ा था कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, राइट। तो इस वाली चीज का हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के अंदर, ठीक है। आईआईटी के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ था, हमें इन दोनों फॉर्मूला का यूज करवाया था उसने। यहाँ से डेल्टा एन जी निकलवाया और यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू पुट करवाई थी, ठीक है। और डेल्टा यू हमें गिवन था और टेम्परेचर में गिवन था, तो यहाँ से डेल्टा एच इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो केपी बाई किसी का रेशियो क्या होता है, आर टी पावर डेल्टा एन जी है, ठीक है। बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो वो सबसे पहले तो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करेगा, क्यों करता है चलिए देखते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, दूसरा है टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर ए प्लस बी में करता हूँ और यहाँ से सी प्रोडक्ट में, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के वन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, या मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि सभी की पावर क्या जाएगी, कंसंट्रेशन, मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेशन कितना था मेरे पास, ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, तो सभी की पावर क्या चल जाएगी, इस बार ए से बढ़ जाएगी पावर में। तो के वन की पावर क्या हो जाएगा, इस बार ए हो जाएगा। ये पावर सभी की ए से बढ़ जाएगी ना, ठीक है, सभी की पावर ए से बढ़ जाएगी, तो उस के वन का भी क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। ऐसे अगर आप डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, वन अपॉन ए हो जाता पावर में, ठीक है। तो ये होप आप लोग को ये चीज समझ में आएगी कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस तरीके से। बात करते हैं हम लोग कि दो रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी गिव सी, अगर इसका के वन है और मैं बात करता हूँ ई प्लस डी इक्वल्स टू एफ दे रखा है, इसका के टू है। अगर आप दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हो तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी गिव सी प्लस एफ, ठीक है। तो इन दोनों का जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना आएगा, के वन इंटू के टू आता है, ठीक है। आप लोग इसको निकाल के चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। पहले के वन लिखो फिर के टू लिखो और आप इसका भी लिखो, ठीक है, के थ्री, ये के इक्विलिब्रियम। और जब आप तीनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा के वन और के टू का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, के इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ से, ठीक है। बात करते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या चीज है कि अगर मान लीजिए के इक्विलिब्रियम, तो हम कहाँ पे डिपेंड करते हैं, के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करते हैं, बट के हमें मान लीजिए किसी भी पार्ट पे डिफाइन करना है, मतलब पूरी रिएक्शन के दौरान मैं कहीं पर भी डिफाइन कर सकता हूँ क्यू को, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट को। मैं इक्विलिब्रियम पे भी कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम से पहले भी कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम के बाद भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास ये इक्विलिब्रियम है,
और एक बार मैं क्यू यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैंने 3 जगह निकाल दिया, इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बात करते हैं कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्विलिब्रियम से छोटा है यहाँ पे, तो हमें क्या पता कि हर चीज इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहती है, तो उसको कहाँ की तरफ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, राइट। तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी। अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारा के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, तो वो भी क्या जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम इधर की तरफ मिलेगा उसको, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर वो खुद इक्विलिब्रियम पे है तो वो इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगा, तो यानी कि वो खुद कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज याद कर सकते थे आप लोग। यहाँ पे आपको दोनों चीज गिवन होगी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वहां से आप लोगों को ये कंपेरिजन आना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, डीओडी पे, ठीक है। वेपर डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे काफी ज्यादा, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि केपी केसी के इक्वल है, राइट। तो केपी केसी के इक्वल कब होता है, केपी बाई केसी का रेशियो कितना होता है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, राइट। तो यानी डेल्टा एन जी जिस दिन जीरो हो जाएगा, तो किसी की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, तो केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के इक्वल हो जाएगा, राइट। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो आर है हमारे पास वो क्या हो जाए, 1/t हो जाए, तो आर टी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, हमारे पास 1 हो जाए। बट यहाँ पे हमें कहीं भी टेम्परेचर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो केस नंबर 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, केस नंबर 2 ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो एक और चीज समझना यहाँ पे कि डेल्टा एन जी जीरो किस केस में है। यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे कितना 3, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पे ही क्या हो रहा है, डेल्टा एन जी जीरो आ रहा है, राइट। तो डेल्टा एन जी होता है क्या है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, राइट। तो वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल से है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर अफेक्ट द रिएक्शन, मतलब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, तो चलिए पहले उसको जान लेते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल्स कहता क्या है, ठीक है। 4-5 स्टेटमेंट है उसके, चलिए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो वो उसको क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और अगर हम कोई भी डिस्टर्बेंस इसके अंदर लेके आएंगे, तो वो उस डिस्टर्बेंस को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा देता हूँ, तो यानी कि वो उस कंसंट्रेशन को मान लीजिए कम करना चाहेगा, तो कम कैसे करेगा, वो इसको आगे की तरफ भेजेगा कि तुम रख लो, यानी रिएक्शन कहाँ जाएगी इस केस के अंदर, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, तो ये क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम करेगा कैसे, कि आगे वाले को दे देगा तुम रख लो, ठीक है। तो यानी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड, ठीक है। सिमिलर केस है, अगर मैं मान लीजिए ए को निकालना चालू कर दूं, ए को मैं क्या करना चाहूँ, ए की वैल्यू को मैं कम कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ए की कंसंट्रेशन काफी कम हो गई, तो यानी कि रिएक्शन क्या चाहेगी कि इसको मैं फुलफिल करूं, तो यानी कि रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ से क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि तुम मेरी तरफ से रख लो, ठीक है। तो रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी उस केस के अंदर भी। अगर मान लीजिए मैं डी को निकालना चालू कर दूं, तो डी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन का खेल था। बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस तरफ क्या होता है, हमारे पास गैसियस मोल कम है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए, बी और सी मिलके कुछ डी प्लस सी प्लस डी बना रहे हैं, राइट। इसका डेल्टा एन जी मान लीजिए, एक बार मैं ग्रेटर देन जीरो मान लेता हूँ, इसका डेल्टा एन जी एक बार लेस देन जीरो मान लेता हूँ, एक बार डेल्टा एन जी क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, तो होगा क्या कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट की साइड क्या है, ज्यादा मोल्स है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट की साइड ज्यादा मोल है किससे, रिएक्टेंट से। तो रिएक्शन कहाँ की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की साइड ज्यादा मोल है तो कम की तरफ जाएगी, राइट। क्योंकि इधर की तरफ प्रेशर बढ़ चुका हुआ, तो प्रेशर क्या होगा, कम करना चाहेगा, कम किधर करेगा, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होके, यानी कि रिएक्शन कहाँ जाने वाली है, बैकवर्ड जाने वाली है, राइट, बैकवर्ड।
बात करते हैं डेल्टा एनजी अगर लेस देन जीरो है तो मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट के। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, हमारे पास रिएक्टेंट में ज्यादा है। ठीक है। तो रिएक्टेंट का जब प्रेशर ज्यादा है तो उसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाके। ठीक है, फॉरवर्ड चल जाएगी। डेल्टा एनजी अगर जीरो है, रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल्स क्या है, जीरो है, मतलब दोनों के दोनों बराबर है, सॉरी जीरो नहीं बराबर है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन नो शिफ्ट होगी, मतलब कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी, ये चीज आप याद रखिएगा। कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी उस केस के अंदर। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर कंप्लीट हो जाता है। सेम केस होता है हमारे पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। ठीक है। तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो कि अगर आपको प्रेशर दे रखा है, मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो आप क्या करो, उसको इनवर्सली मान के चलो प्रेशर के, और आप प्रेशर का केस कंसिडर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है कि अगर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, राइट। हीट रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट की साइड ज्यादा रिलीज होती है, राइट, इस तरफ। तो वो इस हीट को क्या करना चाहेगा, टेम्परेचर अगर आपने और बढ़ा दिया तो कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाके हीट को कम करेगा। ठीक है। तो यानी कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो एक्सोथर्मिक के अंदर, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में हीट कहाँ पे देते हैं हम लोग, रिएक्टेंट की साइड देते हैं, राइट। और उधर ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कि यहाँ पे एनर्जी पहले हम लोग दे रहे थे, आप आपने और एनर्जी दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्शन जाएगी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये कब होगा, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पे। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास, किस पे, प्रेशर पे बेस्ड। तो यहाँ पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में क्या होंगे, गैसियस मोल कम होंगे, राइट। तो यहाँ पे गैसियस मोल प्रोडक्ट की साइड में कितने हैं, दो है, और रिएक्टेंट की साइड में कितना है, वन है। तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या है, कम है प्रोडक्ट की साइड से। तो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, बैकवर्ड जानी चाहिए, राइट। तो शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें केसी गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है केपी। ठीक है, केपी पूछा जा रहा है। तो हमें क्या पता है, केपी बाई केसी का रेशियो क्या होता है, आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें केसी गिवन है, आर की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमें टी भी पता है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 273 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा ये, 298 केल्विन। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है। तो यानी कि किसी की पावर जीरो, यानी कि केपी किसके इक्वल होना चाहिए, केसी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे केसी इज इक्वल्स टू दिस। केसी की वैल्यू गिवन है 0.11। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है। पूछा जा रहा है कि अच्छा, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो पहली चीज तो हमें क्या गिवन था कि N2O4 से क्या बन रहा है, ठीक है, 2NO2 बन रहा है। पहली चीज तो इसने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया है। तो मान लेते हैं इसका K1 है। ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या है, के इक्विलिब्रियम क्या है, K1 है। जैसे हम लोगों ने रिवर्स किया पहली चीज तो इसको, तो रिवर्स करने पे क्या होता है, हमारे पास जो के इक्विलिब्रियम होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, राइट। 1/K1 आ जाएगा इसका रिवर्स करने के बाद। ठीक है, रिवर्स में भी यहाँ पे स्टोइकोमीटर रहेगा। फिर क्या किया इसने, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। जैसे मैंने हाफ से डिवाइड किया, तो हाफ ऑफ 2NO2। ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, N2O4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो
जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पावर में जाता है, ठीक है, तो 1/k1 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, NO2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/k1 की पावर 1/2 क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा फाइनली, ठीक है। यही तो हमसे पूछा जा रहा था, इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो 0.11, ठीक है, 1/0.11 का रूट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100/11 का रूट। तो आई थिंक ये कितना जाएगा, लगभग 9.1 के लगभग जाएगा, ठीक है। और इसका रूट, तो इसका रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 के लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो पूछा जा रहा है कि विच इक्विलिब्रियम इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि जब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जब सिंपल एक स्टेट में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है, तो वो क्या होमोजीनियस है। अगर कहीं पर भी उसमें सॉलिड आ गया कहीं पर भी, तो वो क्या चला जाएगा, हमारे पास हेट्रोजीनियस में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले में सारे के सारे केसेस में, ठीक है। तो यानी कि ये होमोजीनियस है। यहाँ पे देखो एक सॉलिड आ गया, तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे देखिए सॉलिड आ गया, दो इक्वस आ गए, ये भी क्या है हमारे पास, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे सारे एक्वस फॉर्म में होते तो होमोजीनियस बोल सकते थे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। तो यानी कि होमोजीनियस कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कब अफेक्ट होता है, बाय द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। और दूसरा बाय द टेम्परेचर, ठीक है। और कोई भी चीज इसको अफेक्ट नहीं करती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। हमारा प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, राइट। प्रेशर टेम्परेचर ये सब अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है और के इक्विलिब्रियम अलग चीज है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है के इक्विलिब्रियम कौन कौन अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो कि के इक्विलिब्रियम कौन कौन अफेक्ट नहीं करेगा। तो चेंज इन प्रेशर क्या अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, राइट। चेंज इन कंसंट्रेशन करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर करेगा, बिल्कुल करेगा अफेक्ट। तो यानी कि बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास, करेक्ट हो जाएंगे। जो कि क्या कर रहे होंगे, अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे के इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम, राइट। ये जी मैं आपको बता चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता था। तो यानी कि यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी डेल्टा एस के इक्वल भी होती है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है ये। क्यों नहीं इफेक्ट करता है, ये सिर्फ रेट को इफेक्ट करता है, के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट थोड़ी करेगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता ही है, सिर्फ उसकी रेट या रेट को कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। मतलब उसकी रेट को बढ़ा देगा, मतलब रिएक्शन फास्ट होने लगेगी, ठीक है। स्लो होने लगेगी या फास्ट होने लगेगी। पॉजिटिव है कि मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है कि नेगेटिव कैटलिस्ट है, मतलब कैटलिस्ट ऐसा पॉइजन की तरह काम कर रहा है कि या, ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। ठीक है, रेट कम ज्यादा हो सकती है बट के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है। के इक्विलिब्रियम चेंजेस विद द टेम्परेचर, बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे बताया था के इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कैसे करता है चलिए देखते हैं पहले उसको। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को एक इक्वेशन पता रहती है क्या, के इक्वल्स टू क्या, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी,
ठीक है, ये आपने पढ़ी है इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, राइट? वेंट ऑफ इक्वेशन। अगर आप लोग दोनों तरफ लोग ले लें इसके अंदर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एल एन के, इसको के वन बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो एल एन ए, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस ई ए बाई आर टी वन, किसी टेम्परेचर टी वन पे है। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है, और एल एन ई कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, राइट? फिर सिमिलरली मैं एल एन किसी के टू के लिए लिखूं, तो एल एन ए प्लस माइनस का, सॉरी, माइनस का ई ए बाई आर टी टू वन, ठीक है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? एल एन के वन बाई के टू, ठीक है, एल एन ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई ए कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ठीक है। तो यहाँ जो ई ए है, एक्टिवेशन एनर्जी का, बेसिकली क्या होती है? ये हमारे पास डेल्टा एच रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? ये इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार केस बन सकते हैं, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, यानी कि के वन क्या है? बड़ा है के टू से। तो ऐसा कब कब हो सकता है, एक चीज समझना। देखो, यहाँ पे एक तो ये चीज है और एक यहाँ पे ये चीज है, जो कि हमारे पास अफेक्ट करेगी पूरी की पूरी चीज को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पहली चीज कि यहाँ पे ई हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, तो यानी कि माइनस ई कितना हो जाएगा? नेगेटिव देगा, राइट? तो यानी कि वन अपॉन टी वन अगर बड़ा है वन अपॉन टी टू से, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन है, तो रिएक्शन क्या होगा, एक चीज समझना। के वन ग्रेटर देन के टू मैं बोल रहा हूँ, के वन एंड के टू में मेरे को रिलेशन फाइंड करना है पहली चीज, तो ठीक है। ये मेरे पास ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो ये चीज पूरी नेगेटिव हो गई। अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यानी कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? के टू ग्रेटर देन होगा के वन, ठीक है। तो के टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा के वन से, ठीक है। ये को इस बार मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इस बार मैं वन अपॉइंट टी टू को बड़ा मान रहा हूँ वन अपॉइंट टी वन से। तो ये चीज नेगेटिव और बाहर वाली भी चीज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा? के वन ग्रेटर हो जाएगा के टू से, ठीक है। सिमिलर केस क्या हो सकता है हमारे पास? कि ये इस बार नेगेटिव हो जाए और वन अपॉन टी वन ग्रेटर वन अपॉन टी टू हो जाए, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अंदर वाला क्या है? पॉजिटिव, तो इस बार क्या होगा? के वन ग्रेटर होगा के टू से। तो सिमिलर हम लोग फोर्थ केस भी बना सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि के वन ये पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट? तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन हमारे पास गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो के इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो कंसंट्रेशन होती है, अगर मान लीजिए आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ए की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, किससे? डी, मतलब ली चेटिलियर प्रिंसिपल से, राइट? जैसे कि हम लोगों ने सी की कंसंट्रेशन बढ़ाई, ठीक है, ए से सी जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो दोनों आपस में बैलेंस कर लेता है एक दूसरे को, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी और सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कि यहाँ पे Br2 और NO का, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड की हम लोगों ने रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे NOBr का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने जब NOBr की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने NOBr की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए के इक्विलिब्रियम। क्यू यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, और एक बार क्यू यहाँ पे माना था हम लोगों ने, तीन केस बनाए थे। तो जब क्यू यहाँ पे होता है तो के रिएक्शन कहाँ जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब क्यू यहाँ पे होता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। और जब यहाँ पे होता है तो कहीं पर भी नहीं जाती है। तो यानी कि क्यू कहाँ होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, किससे? के इक्विलिब्रियम से, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी करेक्ट हो जाएगा। क्यू इज ग्रेटर देन के सी, ठीक है। क्यू हमारा के सी से बड़ा होना चाहिए। होप यू आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, केसी भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि ये कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं गिवन है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे केसी भी लिख सकते हो, के इक्विलिब्रियम का आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गिवन है 16, के सी गिवन है, राइट। तो SO2, NO2, SO3 और NO हमारे पास चार केसेस हैं। इफ वी टेक वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फोर केसेस, सभी के मोल्स हमें इनिशियल स्टेज पे गिवन है, 1 1 1 1 1 गिवन है, ठीक है, इन अ 1 लीटर कंटेनर, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो क्या है, 1 लीटर है। व्हाट बी द व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NO और NO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले NO2 और यहाँ पे SO2 और NO2 गिवन है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, SO3 प्लस NO बना रहे हैं, राइट। और इनिशियल कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, सॉरी इनिशियल मोल्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, कि हमें मोल्स गिवन है, राइट। इसका भी मोल एक था, इसका भी मोल एक था, इसका भी मोल एक है, इसका भी मोल एक है, राइट। तो यहाँ से कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/1, क्योंकि वॉल्यूम मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, कंसंट्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1/1। यहाँ पे भी 1/1 आ जाएगी, यहाँ पे भी 1/1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी 1/1 आ जाएगी, राइट। फिर क्या होगा, फाइनली हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से 1/x टूट गया, यहाँ से भी 1/x टूट गया, तो यहाँ पे वो x बन रहा होगा प्रोडक्ट की साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोल्स हो गए, और वॉल्यूम से जब जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन बन जाएगी ये। तो Kc की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ आ जाएगी 1 + x⁴ और 1 - x⁴ ये इक्वल्स टू 16। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इन दोनों की कंसंट्रेशन, राइट। उसकी वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ से 1 + x और 1 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जैसे मैं रूट लूंगा तो यहाँ से 1 + x = आ गया 4 - 4x, तो यहाँ पे 5x = 3, तो यहाँ से x वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 मोल्स आ गए, राइट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, NO और NO2 की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है इक्विलिब्रियम पे। तो ये फाइनली हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही मान रहे थे, क्योंकि के इक्विलिब्रियम में गिवन था, उसी से हमने ये कंसंट्रेशन निकाली है, राइट। तो NO की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 + x यानी कि 1.6 आ जाएगी, राइट, मोल्स पर पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और बात करते हैं NO2 की कंसंट्रेशन, NO2 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी, ठीक है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें गिवन है एट टेम्परेचर T, ठीक है, कंपाउंड AB2 जो कि गैसेज स्टेट में डिसोशिएट कर जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, ठीक है। और जो x दे रखा है वो काफी छोटा है 1 से, ठीक है, यहाँ पे गिवन है कंपेयर टू यूनिटी इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे हमें x को जो मतलब हमारे पास जो टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, उसको Kp एंड टोटल प्रेशर P के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 2AB2 हमें गिवन है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम पे है हमारे पास 2AB के साथ और फॉर्म कर रहा है, अ, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मोल्स की, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, इनिशियली 1 मोल मान लेता हूँ, इसके इनिशियली 0 0 मोल, ठीक है। तो होगा क्या, एक चीज समझना कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर P1 है, P2 और P3 तीन गैसेस हैं, ठीक है, और तीनों के मोल्स हमें पता है। इसके मोल्स पता है N1, इसके मोल्स पता है N2, इसके मोल्स पता है N3। अगर मुझे पी टोटल पता है सभी का, ठीक है, सभी का पी टोटल पता है, तो P1 का अगर मैं इंडिविजुअली प्रेशर निकालना चाहता हूँ, पार्शियल प्रेशर जिसको बोलेंगे P1 का, वो कितना होता है, N1 + N2 + N3, ठीक है, मतलब N1 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू पी टोटल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इंडिविजुअली गैस का प्रेशर मिल जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालना बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, केपी निकालना है। केपी क्या होगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ B2 स्क्वायर, B2 की पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ एबी की एबी का सॉरी AB2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है।
तो मुझे क्या है निकालना है, प्रेशर ऑफ B2 निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन करते हैं, यहाँ से x टूटा, यहाँ x बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे क्या है 2 से 1 बनेगा, तो यानी कि 1 से कितना बनेगा, तो अगर 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, आधा बनेगा, राइट, x/2 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 2 था, 2 से 1 बन रहा था, तो 1 से कितना बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 टूटा है तो यहाँ पे आधा बनेगा। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ B2 की बात करूं मैं तो कितना जाएगा, x/2 अपॉन टोटल मोल्स कितने 1, और प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + x/2 बचेगा। ठीक है, इंटू पी टोटल। ठीक है, बात करते हैं हम लोग प्रेशर ऑफ AB, कितना हो जाएगा, x/1 + x/2 इंटू पी टोटल। और यहाँ से प्रेशर ऑफ किसका निकालना है, हमें AB2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 - x/1 + x/2 इंटू पी टोटल। ठीक है, इस तरीके से बस आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, इसे आप वैल्यू डाल दोगे, आपको केपी पता है, ठीक है, पी भी पता है, पी टोटल। आप लोगों को सिर्फ क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है केपी और पी की टर्म्स में। ठीक है, मतलब पी टोटल की टर्म्स में कैसे निकालते चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे x/2, ठीक है, 1 + x/2 इंटू पी टोटल। ठीक है, इंटू x/1 + x/2 इंटू पी टोटल का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 1 - x + 1/x/2 का स्क्वायर, पी टोटल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक पी टोटल बचेगा, एक, और ये दोनों पी टोटल कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी 1/x/2 बचेगा एक केस के अंदर। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोगों को सॉल्व करना आता है कि एक इक्वेशन है, राइट, तो आप लोग इजीली डील कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, कैलकुलेशन में आपके हाथ में छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना, मतलब आप लोगों को सिर्फ मैं कैलकुलेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन बता रहा था कि यहाँ पे ये प्रेशर वाला कंसेप्ट लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, अगर आप प्रेशर की, आपसे कभी प्रेशर पूछ लीजिए, केपी का रिलेशन पूछ लिया जाए, तो आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को कौन डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी बन रहा होता है और बैकवर्ड भी आ रहा होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है ना, वो डायनेमिक होता है, मतलब पर सेकंड प्रोडक्ट बन भी रहा होता है, पर सेकंड प्रोडक्ट टूट भी रहा होता है। ठीक है, इनटू अ रिएक्टेंट, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को टीचर ने एक एग्जांपल भी दिया होगा कि एक हमारे पास टंकी है, ठीक है, उसके ऊपर एक नलची लगी हुई है, नीचे भी नलची लगी हुई है, जिस रेट से पानी आ रहा है उस रेट से निकल भी रहा है, तो एक तरीके का क्या होगा कि इसकी जो लेवलिंग होगी वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, यानी कि एक तरीके का क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, चल भी रहा है। ठीक है, और बेसिकली ये इक्विलिब्रियम भी स्टेट है, क्योंकि इसकी लेवल अफेक्ट नहीं कर रही है, राइट, तो ये भी सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज मैं नहीं कह सकता। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीच टू अ कांस्टेंट लेवल, बिल्कुल ये चीज सही है, और ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब एक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि उसकी कंसंट्रेशन आके रुक जाती है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गलत है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डज नॉट वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जनरली फैराडे लॉ और नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा ई के अंदर, ठीक है, डेल्टा ई नोट के अंदर हम लोग रिलेशन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन से डील करना है हम लोग को।
और वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स की थ्योरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये थ्योरी काफ़ी ईज़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए इस लेक्चर के बाद। चलिए देखते हैं। पहले सभी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ-साथ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे उसकी, ठीक है? क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए देखते हैं। पहला है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है फैराडे लॉ से। तो सबसे पहले फैराडे लॉ को समझते हैं, ठीक है? तो फैराडे लॉ सिंपल सी बात ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर वो किसी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ मास लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो मास लेके जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ठीक है? जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ज़्यादा वो मास लेके जा रहा होगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहूँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड बोलते हैं, ठीक है? जेड क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ये क्या बताता है कि ये बेसिकली कितना बताता है कि W बाई जो Q का रेशियो होता है Z होगा, और इसका मतलब है कि कितना वेट एक चार्ज लेके जा रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास Z की, कि मास मतलब मोलिकुलर मास जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए कॉपर है, ठीक है? कॉपर प्लस 2 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास? जो भी इसका मोलिकुलर मास रहेगा कॉपर प्लस का, ठीक है? कॉपर का वो अपॉन डिवाइड बाय एन। एन कितना है कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो यानी कि इस कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे होंगे, यानी कि आधा मतलब Cu जो मास है Cu का, एक आधा ये लेके जा रहा होगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आधा ये वाला लेके जा रहा होगा, राइट? ये चीज आप समझे? तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें? m/n मिल गया, मतलब मोलिकुलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग को एक फेराडे मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग को F से भी डिवाइड करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 96500, ठीक है? ये हमारे पास F की वैल्यू रहती है। तो यहाँ से आप लोगों को Z की वैल्यू मिल जाएगी। Z कुछ नहीं है, हमारे पास Z क्या होता है? इक्विवेलेंस वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F होता है, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास? मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है? और F तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया? Z की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, ठीक है? तो एक और चीज समझना यहाँ से कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT होता है, कि मतलब कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो कहते हैं करंट होता है I, ठीक है? तो यहाँ को मैंने T से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू IT हो जाएगी। Z इक्वल्स टू क्या हो गया? सॉरी, W इक्वल्स टू क्या होगा? Z I × T, ठीक है? तो यहाँ से हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ डिराइव हो जाता है, ठीक है? सेकंड चीज बोलता है कि अगर मैं चार्ज सेम फ्लो कराऊं, ठीक है, किसी 2 बीकर्स के अंदर, ठीक है? ये बीकर नंबर 1 है, बीकर नंबर 2 है। अगर मैं सेम चार्ज फ्लो करा रहा हूँ दोनों के अंदर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? W इक्वल्स टू जेड की होता है। चार्ज सेम फ्लो हो रहा है दोनों से, तो W/Z1 का जो रेशियो होगा, वो भी क्या होगा? दोनों का सेम रहेगा, ठीक है? तो ये क्या बोलता है? हमारा सेकंड फैराडे लॉ बोलता है। वो भी आप लोगों को दोनों लॉ समझ में आए होंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चंस की, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ लॉन्ग विल इट बी 5 एम्पियर ऑफ द करंट टू डिपॉजिट 2 ग्राम, ठीक है, ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है? कॉपर का हमें इक्विवेलेंट वेट गिवन है, ठीक है? तो यानी कि जो कॉपर है, वो किस में चला जा रहा है? कॉपर +2 में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है एक चीज समझना, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट गिवन है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मास ऑफ कॉपर अपॉन एन फैक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना है? 32। मास ऑफ कॉपर कितना था? 64। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया? 2 निकल के आया, राइट? यानी कि ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले कि हाउ लॉन्ग, हमसे कितना टाइम पूछा जा रहा है, राइट? पहली चीज तो हमें एक चीज पता है कि जो W होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है, चार्ज के। तो Q इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा था? ZQ लिख दिया था, ठीक है? फिर हम लोगों ने Q की वैल्यू क्या डाली थी? IT डाली थी, राइट? फिर हम लोगों को पता है कि W हमें गिवन है 2 ग्राम, ठीक है? 2 ग्राम वेट डिपॉजिट हुआ था, W की वैल्यू 2 है, ठीक है, ग्राम में। फिर हमें क्या पता है? Z की वैल्यू हमें गिवन है 32/F, ठीक है? तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? 32/F,
फिर हमें टाइम निकालना है और हमें आई गिवन है कितना 5 एम्पियर। ठीक है, तो आप लोगों को सब चीज पता है यहाँ पे। आप लोगों को सिर्फ क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W/Z I। ठीक है, तो W कितना है 2/Z कितना 32/F। ठीक है, और यहाँ पे I कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, 2 × 96500। तो होप कि आप लोगों को कैलकुलेशन आती होगी, तो ये आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो इजीली। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 33.7 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है 360 मिनट्स के लिए। ठीक है, बिटवीन टू निकल इलेक्ट्रोड्स और ऑफ 2 मोलर solutions of a NiNO3 whole twice, what will be the molarity of the solution at the end of the electrolysis। ठीक है, तो उसकी मोलरिटी पूछी जा रही है एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हमें पहले क्या गिवन है, इनिशियली फाइनली कंडीशन में आप डिफरेंस समझना क्या आ रहा है। पहले हमें 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि 2 मोल्स गिवन है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बाद में पूछा जा रहा है जब मैंने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी तो मेरे पास कितने मोल्स रहेंगे 1 लीटर के अंदर। ठीक है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे सिंपल सी बात है, देखो मैं सबसे पहले तो क्या निकालूंगा यहाँ से, जैसे ही मैं यहाँ से W निकालूंगा। ठीक है, W इक्वल्स टू क्या था, ZIT से निकल जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीजें गिवन है, आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, अब W निकाल लेना। अब मुझे क्या है पता है, मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, W बाई इसका मोलिकुलर मास करना पड़ेगा। राइट, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। जैसे आपको मोल्स पता चल जाएगा तो आप लोगों को क्या पता है कि पहले कितने थे, इसके पास 2 मोल्स थे। अब कितने मोल्स बचेंगे इसके पास, 2 - W/M। ठीक है, डिवाइड बाय 1 कर देना, तो आपको यहाँ से फाइनल्स क्या मिल जाएगा, इसकी मोलरिटी मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे हम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डिस्चार्ज कौन सा आयन पहले होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट ऑफ, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से। तो यानी कि जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास यहाँ पे, वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर भी और कॉपर सल्फेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर मैं यहाँ पे दो केस बना लेता हूँ, एक बार यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन नहीं गिवन हो, मोल्टन सॉल्यूशन गिवन हो, तो यानी कि मैं कॉपर सल्फेट मोल्टन की बात कर लेता हूँ एक बार, और एक बार मैं बात कर लेता हूँ कॉपर सल्फेट एक्वस की। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या क्या आंसर आ रहे होते हैं, चलिए वो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होती है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है, पहले क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़ते हैं कि आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर एंड इवॉल्व द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है कौन से करेक्ट है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। राइट, तो कॉपर +2 जो आयन थे वो डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब किस में जा रहे हैं, कॉपर में जा रहे होंगे। राइट, डिसअपियर हो रहा है मतलब ये चीज कम हो रही है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। कि रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो किस पे चले जाएंगे, कॉपर में चले जाएंगे। एक रिएक्शन तो ये हो रही होगी। राइट, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, एक H+ है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा होगा, दूसरी रिएक्शन ये हो रही होगी। राइट, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एक OH- था। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, हमारे पास O2 गैस बना रहा होगा। मतलब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ -2 से किस पे जा रहा होगा, 0 पे जा रहा होगा। राइट, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाटर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 2। यहाँ पे ऑलरेडी कितने, 3 है, तो मुझे इवन हाइड्रोजन चाहिए, तो मेरे को यहाँ से 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंसिंग करते हैं। चार्ज यहाँ पे कितना था,
माइनस का 4, तो यहाँ पे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास एक और सल्फेट आयन भी है, राइट, सल्फेट आयन। अब क्या होगा, ये भी क्या करेगा, अपने आप को बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, ये जो होता है H2O8 2 माइनस में जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जाता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, H2O8 2 माइनस में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। चार्ज बैलेंस है और पूरी रिएक्शन भी बैलेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन चारों रिएक्शंस में से परफॉर्म कौन सी पहले होगी। ठीक है, बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ आयन फर्स्ट। तो ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, ये वाली सीरीज जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड पे जाते हैं पहले, और जो नेगेटिव आयंस है वो जाते हैं पहले एनोड पे। ठीक है, इसके लिए सीरीज बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर प्लस 2 और हाइड्रोजन, सबसे पहले कौन जाके डिस्चार्ज होगा, कॉपर प्लस 2, यानी कि ये वाली रिएक्शन पहले होगी और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सल्फेट और ऑक्सीजन के अंदर कौन सी रिएक्शन पहले हो रही, OH वाली पहले होगी और सल्फेट वाली बाद में होगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाली रिएक्शन पहले हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, ना कि हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर ब्लू आयन क्या हो रहा है, जो कॉपर आयन था यहाँ पे ब्लू कलर का, कह रहा है डिसअपियर हो रहा है, कॉपर पे चला जा रहा है, राइट। ये वाली रिएक्शन हो रही होगी कि ये वाली रिएक्शन हो रही होगी, ये चीज समझ में आई आप लोगों को इस चीज से, डिस्चार्ज वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चीज समझना, कॉपर कॉपर प्लस में चला गया, सॉरी कॉपर प्लस टू कॉपर में चला गया, राइट। तो सारा का सारा कॉपर खत्म हो गया कि ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, तो सारा का सारा किस में चला गया, कॉपर में चला गया। वो सल्फेट आयन था वो तो कभी यूज ही नहीं हुआ, सल्फेट आयन कभी भी यूज नहीं हुआ, तो सल्फेट आयन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी और फाइनल कंसंट्रेशन थी वो बराबर रहेगी। ठीक है, तो यानी कि कॉपर आयन तो कितना हो गया, 0 हो गया, सल्फेट आयन जो पहले था वो का वही है। तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया, राइट। बात करते हैं कॉपर प्लस 2 और सल्फेट के आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं, ये 0 है, वही जो पहले था वो का वही रहेगा, राइट, तो ये भी गलत हो गया। बात करते हैं पीएच की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीएच का बड़ा अच्छा रोल है, कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे है 2 मोल H2O और यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो हमें क्या पता है कि जो भी पीएच होगी वो इधर की तरफ आनी चाहिए, मतलब OH इधर आयन दे रखा है, बट OH कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की तरफ है, हमें प्रोडक्ट की तरफ H प्लस या OH चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों तरफ 4H प्लस ऐड कर दी ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 4H प्लस जैसे मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 4 मोल्स ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। ठीक है, बात करते हैं ये वाले, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 वाटर बचेंगे, राइट। तो यानी कि आपको फाइनली पता चलेगा कि ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, एसिडिक हो जा रही है, मतलब जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है, राइट। तो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है तो पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जब ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, बट मान लीजिए कभी ना कभी आपको एक ऐसी चीज भी देखने को मिलेगी जहां पे एक्वस सॉल्यूशन में नहीं, मोल्टन स्टेट में कॉपर सल्फेट दे रखा होगा, तो क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है, देखो कैथोड पे तो कॉपर प्लस 2 वाली ही रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि वाटर तो है नहीं, सिर्फ ये दो ही रिएक्शन हो रही होगी, राइट। अब देखो OH वाली रिएक्शन तो होगी नहीं क्योंकि वाटर नहीं है, अब कौन सी रिएक्शन होगी, सल्फेट वाली। तो यानी कि SO4 जो 2 माइनस है वो क्या कर रहा होगा, H2OH 2 माइनस में जा रहा होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन दोनों परफॉर्म होगी जब मोल्टन स्टेट गिवन होगा हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों से कभी कभी कभार ना इसका एन फैक्टर भी पूछा जाएगा, तो आप लोग एन फैक्टर्स निकाल लेना। इसका एन फैक्टर कितना है हमारे पास, ऊपर वाली का 2 है, नीचे वाली का एन फैक्टर कितना होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, काफी इजी है, एन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये नर्स्ट इक्वेशन में बेस्ड है, जहाँ पे इनोट सेल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि इनोट सेल क्या होगा। ठीक है, इनोट सेल क्या होगा, तो हमें क्या पता है इनोट सेल
सॉरी ई सेल क्या होगा, ई नोड सेल में निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। ई नोड सेल क्या होता है, जब स्टैंडर्ड हमारे पास सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस सेल को, ई नोड सेल बोलते हैं। यहाँ हमसे ई सेल पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, ठीक है। देखिए आपको समझ में होगा, सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, मतलब ई सेल पूछा जा रहा है। माइनस आर टी बाई एन एफ होता है, राइट। नर्स्ट इक्वेशन में एल एन, क्यू बोल देते हैं हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। 0.8 एंड 0.34, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। तो यानी कि कॉप जो सिल्वर है हमारे पास +1, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाएगा, राइट। एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यानी कि कॉपर क्या हो रहा होगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले रहा होगा, मतलब निकाल रहा होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि बैलेंस हो सके रिएक्शन, ठीक है। बात करते हैं ई सेल की। इसका जो हमें ई नोट सेल गिवन है वो कितना है, यहाँ पे सिल्वर कॉपर का 0.34 वोल्ट है, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे ई नोट सेल कितना गिवन है हमें, 0.80 वोल्ट गिवन है, राइट। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ई सेल क्या है हमारे पास, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी किए हैं हम लोगों ने, बट इसका एक तरीका होता है जहां से आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। वो तरीका क्या है कि डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई नोट सेल, ठीक है। रिडक्शन में मान लीजिए सारे के सारे, ठीक है, ई नोट सेल माइनस का ई नोट सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा जी जो फाइनली होगा वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो फाइनल क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास एक रिएक्शन फॉर्म होगी, उसका हमें निकालना है। तो -NF, फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और उसका ई नोट सेल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एनोड की, दूसरे में बात करेंगे कैथोड की। एनोड पे क्या रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये वाला, यहाँ तो हमें क्या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो उसे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन का लिखना है यहाँ, ठीक है। तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, माइनस का 0.34 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का 0.34 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 0.34 आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हम लोगों को, ठीक है। फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, ये क्वेश्चन से है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ भी आएगा दोनों की तरफ। फिर हमें लिखना है 0.8, ठीक है, 0.8 जो कि रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि कैथोड पे है, इंटू एफ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई नोट सेल कितना आ जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.80 माइनस का 0.34। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक ये कितना आ जाएगा, 0. ठीक है, यहाँ 6 और यहाँ पे 7, तो 0.46 आंसर आ जाएगा ई नोट सेल, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अभी तक क्या निकाला, ई नोट सेल निकाला 0.46, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि आर टी की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ से, कि आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू भी हमें 2 पता चल गई अभी, एफ की वैल्यू पता है 96, ठीक है, 500, ठीक है। आर टी की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, राइट। कॉपर से क्या जा रही है, कॉपर +2 जा रही है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2Ag+, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 2Ag मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे अब। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कॉपर +2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन अपॉन एजी की कंसंट्रेशन, एजी प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक्टिव मास लिखना होता है,
ठीक है, कॉपर और यहाँ जो सिल्वर है एक्टिव मास नहीं है। तो यहाँ पे कॉपर की कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है, 4 मोलर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे 0.1 किसकी गिवन है, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग सारी वैल्यूज रख दीजिएगा, आपको ई सेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत और उसके अंदर वैल्यूज डाल देनी है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से आपको ईएमएफ पूछा जा रहा है, ठीक है उसका। और हाँ, यहाँ पे हम लोगों को ये डाटा गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन है, आयरन +2 किस में जा रहा है, आयरन में चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आयरन +2 किस में चला गया, हमारे पास आयरन में चला गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए होंगे। और इसका जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ई नोट सेल, ठीक है, वो कितना है, 0.441 गिवन है माइनस का। ठीक है, बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की यहाँ पे, कि यहाँ पे भी आयरन +3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, और फाइनली वो आयरन +2 में गया है, यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और इसका भी ई नोट सेल हमें गिवन है कितना, 0.771। ठीक है, पूछा जा रहा है हमसे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये चीज वाली को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका ई नोट सेल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आयरन है। ठीक है, आयरन से क्या बना, आयरन +2 बना, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका अब ई नोट सेल क्या हो गया, प्लस का 0.441 हो गया, राइट। जैसे आप इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन था, तब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया तो माइनस साइन हट जाएगा, राइट। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया हमारे पास। बात करते हैं इस इक्वेशन की, क्या ये इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है। बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन जो +3 है वो 2 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स ऑफ करना पड़ेगा Fe+3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गिव्स व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ Fe+2। ठीक है, अब इसका ई नोट सेल क्या है हमारे पास, 0.771 है। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं ई नोट सेल, तो डेल्टा जी हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन का हमें निकालना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन का मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारे पास ओवरऑल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नेट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ई नोट सेल हमें निकालना है। ठीक है, इंटू एफ डेल्टा जी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का बात करते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। क्या ये ऑक्सीडेशन का हमारे पास पोटेंशियल था, बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन का ही पोटेंशियल था, मैंने ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लिया था, राइट, ये वाला माइनस साइन हटा के। तो यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। और ई नोट सेल कितना है यहाँ पे, 0.441 है। ठीक है, इनटू एफ। ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ दोबारा, और यहाँ पे ई नोट सेल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 0.771 वो रिडक्शन में गिवन था, इनटू एफ। तो यहाँ से ई नोट सेल कितना आ जाएगा फाइनली, देखो 2 और एफ कट जाएंगे सारे में, तो यहाँ पे ई नोट सेल डायरेक्ट आ गया 0.441 प्लस 0.771। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11, ठीक है, 2.1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया वो कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना था, और इनोट सेल में कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली सेल्स को ऐड नहीं कर सकता, मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि डेल्टा जी हमारे पास क्या इंटेंसिव है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि ई नोट सेल क्या है हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि हमें पास एक जिंक और सिल्वर का बॉटम सेल लेवल है, बटन सेल। ठीक है, तो उसके नेट रिएक्शन हमें गिवन है ये वाली। ठीक है, और हमें डेल्टा जी दे रखा है फॉर्मेशन का। ठीक है, दोनों का, यानी कि हमारे पास पहले क्या था, ए जी था, और वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, Ag2O में कन्वर्ट हो गया, उसका मुझे डेल्टा जी गिवन है। ठीक है, और हमारे पास एक जिंक था सॉलिड में, वो ZnO में कन्वर्ट हो गया, उसका डेल्टा जी गिवन है। यानी दोनों के दोनों का हमें ऑक्सीडेशन का गिवन है, राइट। इसका भी ऑक्सीडेशन का गिवन है, इसका भी ऑक्सीडेशन का गिवन है। तो हमें डेल्टा जी नेट हमें पता है कितना होगा, डेल्टा जी ऑक्सीडेशन प्लस डेल्टा जी रिडक्शन। ठीक है, तो सिल्वर और मतलब जिंक, इसमें से रिडक्शन किसका होता है,
सिल्वर का रिडक्शन ज़्यादा होता है किससे? हमें जिंक से पता है, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ी होगी, क्या होता है डिस्चार्ज सीरीज, राइट? तो जिंक इधर आता है और सिल्वर इधर की तरफ आता है, राइट? तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा, और ये हमारे पास कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा होगा, सिल्वर वाला किस पे जा रहा है? कैथोड पे, ठीक है। तो सिल्वर वाला कहाँ जा रहा है? कैथोड पे। तो इसका क्या होगा, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन वाला गिवन है। तो हमें इसका रिडक्शन लेना है, मतलब इसका जस्ट साइन चेंज कर देना है, राइट? तो यहाँ पे कितना है का? प्लस का 1 ठीक है। वो पे आप लोगों को एक चीज समझ में आया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का गिवन था, तो हमें रिडक्शन का चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन का कितना आ जाएगा यहाँ से? 11.21, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी मैंने। अब ऑक्सीडेशन का कहाँ पे हो रहा है? ZnO पे ऑक्सीडेशन कर रहा है ये, ठीक है। मतलब ये वाली रिएक्शन कर रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ इसकी, माइनस का 138.3, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली? इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना? माइनस का 1109। तो ये मिल गया, और इसमें से जब 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 17, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। बात करते हैं ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है? -n ई नोट सेल एफ होता है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए होंगे इसके अंदर? +2 के, यहाँ पे 0 पे था तो यहाँ +2 में गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। -307.09, ठीक है, इंटू माइनस का 2 टाइम्स ई नोट सेल इंटू 96500। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से? ई नोट सेल निकाल सकते हो। वो भी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन की कभी कभार यूज पड़ जाता है, कभी कभार आपको डेल्टा जी इक्वल्स टू -NEF सेल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारे कर लिए। अब थोड़े नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी अच्छे रहेंगे, चले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एडवांस का, ठीक है, जेई का, जो कि 1996 में पूछा गया था। कि यहाँ पे हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये होगा, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। और इसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है 0.34, ठीक है। यानी हमें ई नोट सेल गिवन है कितना? 0.34, ठीक है। बात करते हैं हम लोग ई सेल हमें निकालना है बेसिकली इसका, ठीक है। 8 pH, ठीक है। मतलब ई नोट सेल हमसे पूछा गया है ई सेल, ठीक है। ई सेल हमसे पूछा जा रहा है pH 14 पे, ठीक है। तो देखो, हमें ई सेल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? ई नोट सेल पता है, माइनस का RT/NF हम लोग पता कर सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी? यहाँ पे 2 है। आर पता है, टेम्परेचर पता है, एफ पता है, एलन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट? तो यहाँ पे 1/कॉपर+2 की कंसेंट्रेशन हमें चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? कॉपर+2 की कंसेंट्रेशन ही तो चाहिए पूरे इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बाकी सब तो हमें पता है, इसके अंदर ये भी पता है, आर पता है, टेम्परेचर पता है, एन पता है, एफ पता है। कॉपर+2 की कंसेंट्रेशन पता चल गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए कॉपर का क्या करवाया हम लोगों ने? KSP गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और pH 14 पे, तो KSP कितना होता है हमारे पास? कॉपर+2 में जाएगा प्लस टू OH माइनस, ठीक है। तो KSP की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो S और यहाँ पे 2S जाएगा, राइट? तो यानी S और 2S का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे? 10⁻⁻19 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4s³ की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 10⁻⁻19 हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पे OH की वैल्यू कितनी है? OH की कंसेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे? 1 मोलर है। क्यों? क्योंकि H+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है 14 पे pH पे? कितनी होती है? 10⁻⁻14 होती है, राइट? तो यानी कि OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। क्योंकि हमें क्या पता है कि H+ आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइनस की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज की वैल्यू पता है, 2s की वैल्यू कितनी पता है? 1 पता है। तो 2s की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख देता? डायरेक्ट 1 रख देता।
ठीक है, जैसे मैं 2s की वैल्यू 1 रखता तो 1 का स्क्वायर चला जाता, तो यहाँ पे सिर्फ s बचता अभी। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, डायरेक्ट 10⁻19। होप यू आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। 2s की वैल्यू मुझे वहां से डायरेक्ट मिल गई थी। ठीक है, और यहाँ से मेरे को s मिल गया, तो s की वैल्यू क्या निकल गई, 10⁻19। तो s क्या बेसिकली कॉपर प्लस 50 आयन की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.34 माइनस RT/NF। एन की वैल्यू 2 है, इंटू एफ कितना है जो भी गिवन होगा, ln 1/10⁻19। ठीक है, आप लोगों को RT/F की वैल्यू भी पता रहती है, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग उसकी वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से ई सेल की। ठीक है, ई सेल। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों के हाथ में है, और सारा का सारा आंसर भी आप लोगों के हाथ में है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 0.22 वोल्ट। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना इसकी, यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आई थिंक ये वाला लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स के जो रह गए हैं, और इस चैप्टर के भी जो बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा एक और लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, जो कि फंक्शनल इक्वेशन पे है, उसके मैं अभी तैयार कर चुका हूँ, और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फंक्शनल इक्वेशन। तो उसके काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो लगभग आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। चले देखते हैं उस लेक्चर को।